अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ पार्क चिल्ड्रन आर enjoying a ride on a Ferris wheel as shown. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have? ये हमारे पास एक फेरिस व्हील गिवन है। इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ओवरऑल फेरिस व्हील है, इसका जो बिग व्हील है, इसका मोशन कौन सा है, और अगर इसके कैबिन्स के अंदर राइडर है तो उस राइडर का मोशन क्या होगा। तो हमारे पास बेसिकली जो सर्कुलर पाथ में मोशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्कुलर मोशन में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, जबकि रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी रोटेट करती है अपने किसी एक स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास जो फेरिस व्हील होता है, इसमें जो ये फेरिस व्हील है एक्चुअल में जो बिग व्हील है, ये बेसिकली रोटेट करता है अपने इस एक्सिस के अबाउट। तो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास बिग व्हील का जो मोशन है वो एक्चुअल में एक रोटेशनल मोशन होगा। जबकि इसके अगर हम कैबिन्स को ऑब्जर्व करें तो कैबिन जो है वो हमारे इस फेरिस व्हील के रिम के साथ अटैच हैं, और ये इस तरह से अटैच हैं कि ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो इनके अंदर जो राइडर होगा वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बिग व्हील हमारे पास एक रोटेशनल मोशन है, जबकि जो राइडर्स का मोशन है जो कि इस कैबिन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनका मोशन हमारे पास होगा सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय मूव फॉर सम टाइम, गिव टू सिचुएशंस इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बट डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो। इस क्वेश्चन में हमने ऐसी दो सिचुएशंस बतानी हैं जिसमें अगर एक बॉय ने मूव किया है तो उसने डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कवर की हो, जबकि उसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो ना हो। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देखें तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जब हम ट्रैवल करते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान में ट्रैवल करते हुए हम जो मर्जी पाथ लें, जितना भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हम ये देखते हैं कि इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल एंडिंग पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस हमने बतानी है, दो सिचुएशंस जिसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ज़ीरो हो और डिस्टेंस जो कवर्ड है वो नॉन ज़ीरो हो। तो ये हमारे पास सिचुएशन तब होती है जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर सेम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज़ ज़ीरो एंड डिस्टेंस इज़ नॉट। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लेट्स से हम एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल लेते हैं कि जो बॉय है उसने सर्कुलर मोशन में पॉइंट ए से ट्रैवल करना स्टार्ट किया है और वो इस पूरे सर्कल को ट्रैवल करता हुआ पॉइंट ए पे ही आके वापस रुका है। तो जब हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे तो एक्चुअल में हम ये जो सर्कुलर पाथ उसने मूव किया है, इसका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय होगा। जबकि अगर हम इस पाथ में डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो है। अब क्योंकि यहाँ हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो होगी। इसी तरह हम एक अगर लीनियर मोशन की एग्जांपल देखें, एक इंडिविजुअल पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जाता है और पॉइंट बी से मूव करके पॉइंट ए पे वापस आ जाता है। तो जब वो पॉइंट ए से बी पे जाएगा तो उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर बी से जब वापस ए पे आ जाएगा तो उसने 100 मीटर दोबारा ट्रैवल किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 200 मीटर होगा। लेकिन क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो ए से लेकर ए तक जब हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय हमारे पास आ जाएगी ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और डिस्टेंस कवर्ड नॉन ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हर्लिंग इन अ सर्कल, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एक स्टोन है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया है और वो अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमने ये बताना है कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है किसी भी इंस्टेंट पे वो क्या होगी। तो लेट्स एज्यूम कि हम ये कह लेते हैं हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर जो स्टोन है वो मूव कर रहा है। किसी भी सर्कुलर पाथ में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो हमारे पास बेसिकली परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है। तो हमारे पास ये सर्कुलर पाथ है जिसमें हमारा स्टोन मूव कर रहा है और इसका रेडियस आर है। जब हम वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं रेडियस पे,
तो हमारे पास एक्चुअल में ये टेंजेंट टू द सर्कल बनेगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्पीडिंग इट डाउन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि क्या हम एक ऑब्जेक्ट को उसकी स्पीड चेंज करवाए बगैर एक्सेलरेट करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो हमने उसकी कोई एग्जाम्पल बतानी है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन होती है उसकी बेसिक डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का जब भी चेंज इंट्रोड्यूस होगा वेलोसिटी में तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो होती है एक्चुअल में वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में हम स्पीड और डायरेक्शन दोनों को इनकाउंटर करते हैं। तो जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो चेंज स्पीड में भी आ सकता है और डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज होती है तो हमारे पास बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन कि हमने बताना है कि क्या स्पीड चेंज किए बगैर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि स्पीड चेंज करवाए बगैर पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर सकता है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, थ्रू आउट द मोशन उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में बार बार चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ कार मूविंग टुवर्ड्स राइट हैव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर एक कार राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो क्या उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकती है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हो सकती है। अगर हम एक केस देखें कि लेट्स से एक कार मूव कर रही थी किसी स्पेसिफिक स्पीड से और अब वो स्लो डाउन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी क्योंकि कार स्लो डाउन हो रही है। तो हम जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू छोटी है तो हमारे पास ये डिफरेंस नेगेटिव में आएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग इन अ राइट बट स्लोइंग डाउन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन उसकी हमारे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि उसकी रीज़न है हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, या इस केस में हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन के केस में डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगी वो ऑपोजिट टू मोशन ऑफ कार होगी। क्योंकि कार राइट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगी उसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक ऐसी सिचुएशन हमने बतानी है जिसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हो। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि अगर एक कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड अप हो रही है, यानी कि एक कार विद इंक्रीजिंग स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। इसी तरह सेकंड पार्ट हमें गिवन है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बिल्कुल वैसा ही केस है जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो अगर एक कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लो डाउन हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ कार होगी। लास्ट हमारे पास है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बट बॉडी इज इन मोशन। इसकी एग्जांपल के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि अगर एक कार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है विद कांस्टेंट स्पीड तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, और इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, व्हाट डज इट टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस क्वेश्चन में हमें एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए जो उसने मोटरसाइकिलिस्ट है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है उसके मोटरसाइकिल के मोशन का, और हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है और उस वेलोसिटी को प्लॉट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्राफ का जो हमारे पास स्लोप होती है, स्लोप हमारे पास एक्चुअल में किसी भी ग्राफ की उसका ग्रेडियंट होता है और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। क्योंकि इसके वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है
तो हमारे पास डेल्टा वाई की जगह आ जाएगा डेल्टा एस, और एक्स एक्सिस पे क्योंकि हमारे पास टाइम है तो डेल्टा एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी। अब अगर हम इस ग्रेडियंट को ऑब्जर्व करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो हमारे पास ये स्पीड के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, और ये इंफॉर्मेशन हमें स्लोप ऑफ ग्राफ बता रहा है। तो हम स्लोप ऑफ ग्राफ को यूज़ करके स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। इसमें हमने किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवल पे स्पीड को और टाइम को ऑब्जर्व करके उस इंटरवल में, और फिर हमने उस मोटरसाइकिलिस्ट के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इंटरवल ले लेते हैं 2 to 3 सेकंड का, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 3 सेकंड पे जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसकी स्पीड क्या थी। अब अगर हम 3 सेकंड पे रीड करना चाहते हैं तो हमने 3 सेकंड पे डिस्टेंस रीड करना है। तो हमारे पास ये 20 से थोड़ी सी वैल्यू ऊपर आ रही है, 20 और 30 के दरमियान में 20.5 आएगा, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से 20.2 है। इसी तरह अगर हम टाइम एट 2 सेकंड पे स्पीड ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये 10 से थोड़ी सी ऊपर वैल्यू आ रही है। तो लेट्स से अगर ये हमारे पास 10.2 है तो हम इस इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। S2 हमारे पास 20.2 है, S1 हमारे पास 10.2 है, इसी तरह T2 3 सेकंड है, T1 2 सेकंड है। अगर हम इसको सॉल्व करें 20.2 माइनस 10.2 तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास यहाँ से स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हमने यही इंटरवल लेने, हम कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि अगर हम इंटरवल 3 to 4 वाला लेते हैं तो हम रीड करेंगे कि हमारे पास 4 सेकंड पे जो ऑब्जेक्ट या बॉडी थी उसका हमारे पास डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस कवर्ड, और जब हम उसका डिस्टेंस कवर्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30.2 है। इसी तरह 3 पे हम फाइंड आउट पहले ही कर चुके थे कि वो 20.2 है। जब हम 30.2 में से 20.2 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 तो अगेन हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम जो सा मर्जी इंटरवल ले लें, हमारे पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह रही है मोटरसाइकिलिस्ट की, जो कि इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी स्पीड, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टाइम, और क्योंकि ये थ्रू आउट द मोशन 10 मीटर पर सेकंड है तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, जिसको हम बेसिकली कह देंगे कि हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंट्रोल इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इन इट। कार में हमने बेसिकली वो कंट्रोल्स बताने हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो अगर एक कार मूव कर रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमारे पास जो कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के लिए वो हमारे पास हैं एक्सेलरेटर पैडल एंड ब्रेक पैडल। क्योंकि अगर हम एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करते हैं तो हमारे पास कार की स्पीड इंक्रीज़ होती है जिसकी वजह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसी तरह अगर हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो उससे हमारे पास कार की स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है। जब कार की स्पीड स्लो डाउन होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि डी एक्सेलरेशन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कार में दो कंट्रोल्स हैं जो कि एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास एक्सेलरेशन पैडल है और सेकंड वन हमारे पास ब्रेक पैडल है। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ अ स्टोन ऑफ 10 kg एंड 1 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 1 किलोमीटर हाई टावर विच विल हिट द ग्राउंड विद ग्रेटर वेलोसिटी विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास दो स्टोन्स हैं, एक का मैस 10 kg और एक का मैस 1 kg। इन दोनों स्टोन्स को हम 1 किलोमीटर हाई टावर से ड्रॉप करते हैं। जब हम इन दोनों को 1 किलोमीटर हाई टावर से ड्रॉप करेंगे तो हमने ये बताना है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और कौन सा स्टोन ग्राउंड पे जल्दी पहुंचेगा। तो हम जब स्टोन्स को हाइट पे लेकर जाएंगे तो सारी की सारी एनर्जी इनकी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगी, और जब हम इसको वहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लोर पे टच करने से पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम के। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh।
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 mv²। इसमें दोनों साइड में मैस आ रहा है, मैस से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको वेलोसिटी के लिए रीअरेंज करें तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है √2gh। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये फार्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ मैस है, इसलिए हम बेसिकली कहेंगे कि हमारे पास जो दो स्टोन्स हैं 10 kg मैस और 1 kg मैस का, ये दोनों स्टोन्स सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे और इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये दोनों फ्री फॉलिंग बॉडी हैं तो इनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों में 9.8 ही होगी, और क्योंकि दोनों को हमने सेम हाइट से ड्रॉप किया है तो इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट and another is thrown downward with the velocity of 10 meter per second, which will have the greater acceleration। इसमें हमारे पास दो बॉल्स हैं जिनमें से एक 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से डाउनवर्ड आ रही है और एक 10 kg की बॉल है जिसको हमने रेस्ट से रिलीज़ किया है, और हमने ये बताना है कि दोनों में से किसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो जब ये इन दोनों केसेस में हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर लेंगे तो दोनों बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, और क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब ये दोनों बॉडीज़ मूव करेंगी तो इन पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करेगी, वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट होती है हर बॉडी के लिए, जिसकी वैल्यू 9.8 है। तो हमारे पास इस केस में दोनों बॉल्स के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट होगी वो इक्वल होगी और उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।